गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के अंदर रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग में कुछ सवाल रह गए थे और कुछ सवाल आपने हल कर लिए होंगे। तो जो हल कर लिए उनके आप उत्तर की मिलान आप कर लेंगे। जो सवाल आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर 3 लगातार पूर्णांक, तो 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेना है और पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लेकर अपने को पता नहीं कि वो 3 पूर्णांक कौन से, तो 3 लगातार पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लो। पहले तो 3 पूर्णांक बनाओ, पहले 3 पूर्णांक बनाओ और बढ़ते हुए क्रम में तीनों पूर्णांक बनाने के बाद क्या करना है, जो तीनों पूर्णांक आएंगे पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करो और जो गुणनफल आएगा गुणा करने पर उस गुणनफल को जोड़ो। जोड़ने पर 76 आता है। परिणाम कितना आता है? 76 आता है। तो तीनों पूर्णांक बताओ। हमारे पास पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब यहाँ पर गिनती की संख्या से, और कल भी अपन ने पिछले वीडियो में भी अपन ने देखा था कि पूर्णांक का मतलब गिनती की संख्या है और गिनती की संख्या में एक संख्या और आगे वाली कर्मा के जो अगली पूर्णांक है या संख्या है उनमें केवल एक का अंतर होता है। 2 और 3, 2 की कर्मा की संख्या 3, तो 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? केवल 1 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला पूर्णांक ज्ञात करने के लिए या एक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए जो पूर्णांक अपने को दे रखा है उसमें 1 जोड़ दे जाओ, अगला पूर्णांक आता जाएगा, फिर 1 जोड़ दे जाओ, अगला पूर्णांक आता जाएगा। लेकिन हमारे पास में पहला पूर्णांक ही नहीं है, तो माना कि पहला पूर्णांक कितना है? x। पहला पूर्णांक कितना है? x। माना कि प्रथम पूर्णांक x, द्वितीय पूर्णांक या दूसरा पूर्णांक 1 जोड़ दूं ताकि अगला पूर्णांक आ जाए x प्लस 1। तृतीय पूर्णांक x प्लस 2। क्यों x प्लस 2? क्योंकि दूसरा पूर्णांक जो हमारा ये था, दूसरा पूर्णांक, इस दूसरे पूर्णांक में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो अगला पूर्णांक आता है, इसलिए इसका मतलब कितने हो गए? 2, x प्लस 2। तो तीसरा पूर्णांक कितना हो गया? x प्लस 2। अब इन तीनों पूर्णांकों को क्या करना है? 2 से, 3 से, 4 से। पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और इस तीसरे पूर्णांक को 4 से क्या करना है? अपने को गुणा करना है। तो 2, 3 और 4 से क्या करना है? अपने को गुणा करना है। अब गुणा करो। पूर्णांकों को गुणा करने पर तथा योग कितना आता है? 76 आता है। प्रश्नानुसार इसको करो और एक सरल समीकरण बनाओ। प्रश्नानुसार प्रथम पूर्णांक को तो गुणा करना है 2 से, प्लस योग भी तो करना है क्योंकि योगफल कितना प्राप्त होता है? 76। योग करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिया हमने। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, इसको कितने से गुणा करना है? 3 से। ये लो 3 से गुणा कर दिया। प्लस तीसरा पूर्णांक कितना है? x प्लस 2, इसको कितने से गुणा करना है? 4 से। बोले पहला, दूसरा और तीसरे पूर्णांकों को गुणा करना है 2, 3 और 4 से। गुणा कर दिया, जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ दिया मैंने और जोड़ने पर कितना आता है? 76 आता है। ये लो सर, एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से x की वैल्यू निकालो और पूर्णांक आ जाएंगे तीनों। जैसे ही x की वैल्यू आई, x की वैल्यू होते अपने आप पूर्णांक जुड़ेंगे अपने आप में पूर्णांक आएंगे। देखो 2 का x से गुणा करेंगे 2x। अब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर यदि कोई
पूर्णांक गुणा में होता है। ब्रैकेट की समझ पता से क्या होगा, गुणा। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3x, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x, प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और योग कितना आता है 14%। दे रखा है 14। अब सजातीय पदों को जोड़ो, यानी चर राशियों को जोड़ो और अचर राशियों को भी जोड़ो। सजातीय पदों को जोड़ना है, कुल मिला के बात ये 2x 3x 5x, 5x और 4x 9x, कितने हो गए 9x, प्लस अभी देखो ये दोनों अचर राशि हैं 3 और 8 11, प्लस के 11 बराबर 74। अब पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करूंगा 9x बराबर 74 माइनस 11, 74 माइनस 11, तो 9x बराबर घटाओ कितने बच गए 63 बच गए, कितने बच गए 63। ये 9 गुणा में पक्षांतर करने पर किस में जाएंगे 92, पक्षांतर करने पर बाद में करो सब, तो x बराबर 63 भाग 9, 9 7 63 है, 9 7 63। ये x की वैल्यू कितनी है 7। अब पूर्णांक निकालने, पहला पूर्णांक तो x, प्रथम पूर्णांक x और x की वैल्यू 7, तो पहला पूर्णांक 7, द्वितीय पूर्णांक x प्लस 1, x की वैल्यू 7, 7 में 1 जोड़ 8, सही। दूसरा पूर्णांक आ गया 8। तृतीय पूर्णांक के लिए क्या कहा x प्लस 2, x की वैल्यू आ गई 7, 7 में 2 जोड़ 1। क्रमागत लगातार चलने वाली पूर्णांक जो कि लगातार है 7 8 9, सही। तीनों पूर्णांक आ गए। अब इसके उत्तर की जांच करो कि इनका योगफल गुणा करने पर योगफल 76 आता है क्या, इनका योगफल 76 आता है क्या। देखो ये कहता है कि जो भी पूर्णांक आए पहले 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेकर, ये पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में है 7 8 9, बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, तो पहले पूर्णांक को तो उत्तर की जांच कर रहा हूं मैं, बाकी पूर्णांक जो लिखने थे वो पूर्णांक तो आगे 7 8 और 9, 7 8 और 9, तो इसका जवाब तो 7 8 9 पूर्णांक की पूछ रहा है, पूर्णांक उत्तर की जांच बता रहा हूं कि योगफल 74 आता है क्या। अब 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांकों को 2 से 3 से 4 से गुणा करो। पहले पूर्णांक को तो 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से, जो गुणनफल आएगा उस गुणा का योग 74 हो जाना चाहिए। 7 दूनी 14, 8 या 24 और 9 चौक 36, जोड़ देंगे इनका योग 74 हो जाएगा। 36 24 60, 60 और 14 74। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अगला देखिए, राहुल एवं हारून दो व्यक्ति हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ये वर्तमान आयु का वर्ष में नहीं है बल्कि वर्षों का अनुपात है। तो राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो साहब हमारे को वर्तमान आयु पूछ रहा है, लेकिन वर्तमान आयु का अनुपात ही है, तो अनुपात को वास्तविक वर्ष बनाओ एक चर मान करके। माना कि राहुल की वर्तमान आयु तो 5x, राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष, अब वर्ष लिख सकते हैं, सर मान लिया x, इसलिए 5x वर्ष है। और हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु वो है 7x वर्ष। ये तो वर्तमान आयु है। 4 वर्ष बाद, अब सपोज कीजिए मेरी आयु 25 वर्ष है, 4 वर्ष बाद मेरी आयु 29 वर्ष हो जाएगी।
क्योंकि वर्तमान आयु में आगामी जितने वर्षों की आयु चाहिए उतने वर्ष जोड़ दूंगा, मेरी उतने वर्ष की आ जाएगी। मेरी वर्तमान आयु सपोज कीजिए 30 वर्ष है, आज के 10 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी? 40 वर्ष, सीधी सी बात है। तो आज मेरे पास में वर्तमान आयु 5x और 7x है, 4 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु के अंदर कितने वर्ष जोड़ दूंगा? 4। तो 5x प्लस 4, आज के 4 साल बाद ये आ जाएगी, और ये 7x प्लस 4, इसकी भी 4 वर्ष बाद ये आ जाएगी। 4 वर्ष बाद ये आएगी आपको, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी होगी? राहुल की आयु 5x प्लस 4 वर्ष, 5x प्लस 4 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु होगी, हारून की आयु 4 वर्ष बाद होगी 7x प्लस 4। वर्तमान आयु 4 पर जोड़ दूंगा, 4 साल बाद ये आ जाएगी। ये जो 4 वर्ष बाद इन दोनों की जो आयु को जोड़ दूं तो उनका योग कितना आ जाता है? 56 वर्ष आ जाता है। तो आयु का योग 56 वर्ष है। ये जो 56 वर्ष की आयु दे रखी है योग की, ये 4 वर्ष बाद ही है, ये वर्तमान आयु का योग नहीं है। अगर वर्तमान आयु का योग ही होता फिर ये कहानी का योग नहीं है, ये 5x और 7x को जोड़ करके बराबर में 56 कर लेता। लेकिन ये जो 56 वर्ष की जो आयु दे रखी है, ये 4 वर्ष बाद की आयु है। वर्तमान आयु में 4 साल जोड़ने के बाद उनकी दोनों की आयु को जोड़ दो 4 साल बाद में, तब ये वर्तमान आयु का योग नहीं है। ये कहने का फर्क का नहीं। अगर साफ देना प्रश्न के अंदर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो 4 साल बाद ये दोनों की है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इनका योग किसके बराबर हो जाएगा? 56 के बराबर हो जाएगा। देखो तो प्रश्नानुसार लिखो इसको, प्रश्नानुसार कि राहुल की आयु 4 वर्ष बाद की, राहुल की आयु 4 वर्ष बाद की और हारून की आयु 4 वर्ष बाद की, इन दोनों का योग कितना हो जाता है? 56 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 56 वर्ष हो जाता है। एक सरल समीकरण बन गया, पसंद करो इसको। राहुल की 4 वर्ष बाद आयु में 5x प्लस 4 वर्ष, और जो योग हारून की आयु में 7x प्लस 4, इनकी आयु का योग हो जाएगा 56 वर्ष। ब्रैकेट हटाओ, x की वैल्यू निकाल लो, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर 56। सजातीय पदों को जोड़ो, 5x और 7x 12x, 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर 56 वर्ष। पक्षांतर करेंगे इसका, पक्षांतर करने पर तो ये हो जाएगा 12x बराबर 56 माइनस 8। ये देखो 12x, ये 8 प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा। मैंने पहले कहा था प्रश्नावली शुरू हुई थी उस टाइम कि वाम पक्ष का मान दक्षिण पक्ष और दक्षिण पक्ष का मान वाम पक्ष में लाते हो तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। 12x बराबर कितने बच गए? 48 बच गए, 48 बच गए, 48 बच गए। x बराबर 48 भाग 12, तो x बराबर 12 जोड़ 48। x की वैल्यू कितनी है? 4। इनकी वर्तमान आयु बतानी है। राहुल की तो वर्तमान आयु की 5x और x की वैल्यू आ गई 4, 5 जोड़ 20 वर्ष तो है वर्तमान आयु। 20 वर्ष की वर्तमान आयु में राहुल वर्तमान में 20 साल का है, और हारून की वर्तमान आयु की 7x और x की वैल्यू आ गई 4, 7 जोड़ 28 वर्ष की हारून की। तो इस प्रकार से अभी इसके उत्तर की जांच आप करें। 4 साल बाद इनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। इसकी 4 साल बाद की तो आयु हो जाएगी 24 साल का। 4 साल बाद ये
चेक कर लो, खुद ही 56 वर्ष हो गया, 4 साल बाद इनकी आयु भाई। तो ऐसे आप उत्तर की जांच कर ले ऐसे सवालों के अंदर, जब अपने आप एहसास हो जाता है कि सवाल सही है। एक सवाल और देखिए, किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या, किसी कक्षा में बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। ये वास्तविक संख्या नहीं है, अनुपात संख्याओं का अनुपात है। तो वास्तविक संख्या तो बढ़ा लेंगे, माना कि बालकों की संख्या तो है 7x और बालिकाओं की संख्या है 5x। अब अनुपात से मालूम चल रहा है कि बालकों का अनुपात ज्यादा है, तो कक्षा में बालकों की संख्या ज्यादा है, यानी लड़कों की संख्या ज्यादा है और बालिकाओं की संख्या कम है। और इस बात का संकेत आगे भी दे रहा है प्रश्न वाला खुद भी, क्या, यदि बालकों की संख्या, पहले बालकों की संख्या की बात कर रहा है, बालकों की संख्या कितनी है, बोले बालकों की संख्या कितनी है, बालिकाओं की संख्या से 8 दी गई, बालिकाओं की संख्या से 8 दी गई, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए बात ऐसी है, इस सवाल को थोड़ा सा ये डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए, अब बालकों की संख्या कितनी है, 8 दी है, लेकिन साहब हमारे पास में तो बालिकाओं की संख्या होगी, तब 8 नहीं करेंगे ना, तो लड़कों की संख्या कैसे आएगी, लड़कों की संख्या किस पर निर्भर है, लड़कियों की संख्या से, बालिकाओं की संख्या से। बोले बालिकाओं की संख्या जितनी है उसमें यदि 8 जोड़ दिया जाए तो बालकों की संख्या आ जाती है, लेकिन लड़कियों की संख्या होगी तब ना। अच्छा, लड़कियों की संख्या दे रखी है, लेकिन वो अनुपात में वास्तविक संख्या तो नहीं है, वास्तविक संख्या तो ये नहीं कर सकते कि लड़कों की संख्या जो है 7 और लड़कियों की संख्या 5, ये नहीं। अनुपात दो तत्वों के बीच में संबंध को एक छोटे संक्षिप्त रूप में व्यक्त करता है, अनुपात में होता है। अनुपात में वास्तविक संख्या नहीं है और वास्तविक मान भी नहीं है, ये एक यूँ कह सकते हैं कि काल्पनिक परिदृश्य है। ये कह सकते हैं कि बालकों बालिकाओं की संख्या में संबंध इतना है, अगर लड़कियों की संख्या अगर 5 है तो लड़कों की संख्या 7 है। यह आनुपातिक जो संबंध है वो संबंध बता रहा है क्यों, बाकी वास्तविक संख्या नहीं बता रहा है कि बालकों की संख्या तो इतनी है और बालिकाओं की संख्या इतनी है। तो देखो, अब बालकों की संख्या निर्भर है, वो बालिकाओं की संख्या पर निर्भर है। अब बालिकाओं की संख्या हमारे पास में है नहीं तो मान लेते हैं, माना बालिकाओं की संख्या कितनी है, x, माना बालिकाओं की संख्या कितनी है, h, तो बालकों की संख्या कितनी होगी, 18 ज्यादा है, तो बालकों की संख्या x + 8, सॉरी 8 ज्यादा है, तो x + 8 होगी। इन दोनों का अनुपात कितना है, 7:5 है। देखो अनुपात को आप परिमेय संख्या के तौर पर लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के तौर पर लिख सकते हैं। तो बालकों का अनुपात और ये बालकों का अनुपात है, तो आप इनको अनुपात के तौर पर लिख सकते हैं। बालकों का अनुपात या बालकों की संख्या लिख दो, बालकों की संख्या बटा बालिकाओं की संख्या बराबर बालकों का अनुपात। ये संबंधी तो बता रहा है, हम भी संबंधी बता देते हैं, बालकों का अनुपात और बालिकाओं का अनुपात, बालिकाओं का अनुपात, इसको सॉल्व करो, मान रखो इसके अंदर बालकों की संख्या जो है कितनी, x + 8 बटा बालिकाओं की संख्या है h, बराबर बालकों का अनुपात है 7 बटा बालिकाओं का अनुपात है 5, परिमेय संख्या बढ़ गई, वज्र गुणा करो तो x की वैल्यू निकल करके आएगी। तो वज्र गुणा करो, 5 को गुणा करना है x + 8 से और 7 को गुणा करना है x से, 5x + 8 = 40 बराबर 7x। तो पक्षांतर करो, 40 को इधर रहने दो, 7x - 5x, 40 बराबर 2x, 40 बटा 2 बराबर x, इधर हो गए 20 बराबर x। x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब
बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या, इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है, बालिकाओं की संख्या तो है 20, बालिकाओं की संख्या तो है 20 और बालक तो 8 है, 8 ज्यादा है, यानी x + 8, x कितनी गई 20, 20 + 8 बराबर 28, तो बालकों की संख्या तो है 28 और बालिकाओं की संख्या है 20। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, दोनों को जोड़ दो भाई, कक्षा में तो लड़के बैठते हैं और लड़कियां बैठती है, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 48 विद्यार्थी हैं कक्षा के अंदर। आपको ऐसे ही इन्हीं अनुप्रयोगों से जुड़े हुए कुछ और सवाल है, उसको आपको सोल्व करना है। इन सवालों को देखिए, ये 4 सवाल है, इन 4 सवालों का आपको रेखिक समीकरण बनाना है और रेखिक समीकरण बनाकर इनको सॉल्व करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, सवाल हल हो जाएंगे आराम से। एक बार सवालों को आप ढंग से देखेंगे। धन्यवाद।